आदित्य आपका एडू हट्टा पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने लाया था। तो सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया जी की एक पुस्तक थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या थी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें इन्होंने सबसे पहले आर्थिक आयोजन के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने योजना आयोग का गठन 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को किया। मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा इसको पारित किया गया। यह एक गैर संवैधानिक का मतलब है संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और ये एक सलाहकारी निकाय है। इसके अध्यक्ष उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन अध्यक्ष जो होते थे इसके, वो प्रधानमंत्री होते थे। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। आगे देखते हैं कि भारतीय आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य थे। तो उस समय भारतीय नियोजन के जो उद्देश्य थे ये था कि देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास और एक सामाजिक न्याय जो सबको मिल सके, इसमें समाज में रह रहे लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से उनके जो कार्य हैं उसमें कोई कठिनाई ना हो। एक पूर्ण रोजगार, जितने भी व्यक्ति हैं देश के, उनको एक पूर्ण रोजगार मिले, गरीबी का निवारण हो, क्योंकि उस समय हमारा देश 1947 में अंग्रेजों द्वारा आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था वो सुचारू रूप से नहीं थी, तो देश में गरीबी का काफ़ी माहौल था। इसको दूर करने के लिए भी योजना आयोग जो बनी थी वो गठित हुई थी। देश को आत्मनिर्भर बनाना था, क्योंकि यह बाहरी चीज़ों से उस समय काफ़ी डिपेंडेंट हो गया था, निर्भर कर रहा था। तो व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना था और देश में निवेश और पूंजी की कमी थी जिसको देश में लाना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से लेके सन 1956 तक थी। इसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। इसको जो प्रस्तुत किया गया था एक हैरोल्ड डोमर मॉडल था। उसके अनुसार इसकी जितने भी कार्य क्रियान्वयन हैं उस हिसाब से होते थे। देखिए, ये पहला योजना आयोग का प्रथम पंचवर्षीय योजना है। तो एग्जाम में कभी कभी इसके बजट के बारे में भी पूछ लेता है कि उस समय कितना बजट पारित हुआ था। तो लगभग 2000 करोड़ पारित हुआ था। कुछ समय बाद लगभग इसमें 300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी। ठीक है, एग्जाम में देखिए ये पूछता है कि इस प्रथम योजना आयोग के जो अर्थशास्त्री थे वे कौन थे। तो ये थे KN राज जी। ठीक है, संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ भी इस योजना आयोग का एक उद्देश्य था। देखिए, आप एक उद्देश्य प्रथम लगभग 3 से 4 योजना के उद्देश्य याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में काफी पूछता है। तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि जो बजट पेश हुआ था उसमें सिंचाई और ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व दिया गया था। लगभग 27% सिंचाई और ऊर्जा को, और कृषि और सामुदायिक विकास को लगभग 17%। मतलब देखा जाए कृषि से रिलेटेड लगभग 50% जो पैसा था वो कृषि को लेके था। कृषि को लेके इसलिए था क्योंकि देश में भूखमरी की समस्या थी और यह देश भूखमरी से काफी पीड़ित था। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले जो योजना बनाई गई कि देश में कृषि का विकास हो और
ये कृषि और खाने के लिए किसी पे डिपेंड ना हो। उसके बाद परिवहन और संचार, क्योंकि जो सड़कें थी उनके भी हाल काफी दुरुस्त नहीं थे, उनको भी चलाना था। उसके बाद उद्योग को सबसे कम, उस समय उद्योग को इतना नहीं दिया गया था महत्व, क्योंकि उस समय लोग डर था कि बाहरी लोग जो आकर उद्योग कर रहे थे वो कहीं से फिर से भारत पे कब्जा ना कर लें। फिर सामाजिक सेवाएं हो गई। सामाजिक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, इन पे भी 16.6% का व्यय किया गया। भूमिहीन किसानों का पुनर्वास किया गया, जिनके पास खेत नहीं थे, रहने को आवास नहीं था, उनको कुछ जमीनों का आवंटन किया गया। और बाकी अन्य क्षेत्रों में लगभग 2.5% व्यय किया गया। आगे देखते हैं कि इसका लक्ष्य कितना था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था वो 2.1% था, और वार्षिक जो उसकी जीडीपी थी उसका ग्रोथ करना था। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी हमने एक लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को हमारी सरकार पार लेती है, और लगभग 3.5%, 3.6% की वृद्धि होती है, और जीडीपी में भी लगभग 15% की वृद्धि देखी जाती है। अब देखेंगे इस योजना के तहत किन किन कार्यों को किया गया। तो सबसे पहला है कि भाखड़ा नागल परियोजना। ये परियोजना पहले से ही लगभग 1944 से शुरू हो रही थी। इसको शुरू किया गया। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, दामोदर घाटी बांध, दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई। और भारत में प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए 5 आईआईटी का निर्माण किया गया। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। तो देखिए एग्जाम में तो आप हाईलाइट कीजिए, काफी पूछता है कि भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये परियोजनाएं कब शुरू की गई थी और किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में ये शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से 1961 था। ठीक है, आगे याद करेंगे पहली कौन सी थी, 1951 से लेके 1956। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाजवादी समाज का निर्माण करना था। ठीक है, इस योजना में क्या होता है कि पहली योजना में कृषि को आगे बढ़ाया गया, और उसके बाद दूसरी योजना में तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में विकास किया गया। इसका जो मॉडल था, जिस हिसाब से ये काम करता था, ये है पीसी महालनोबिस। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग पहला और दूसरा इन दोनों योजनाओं का मॉडल अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए इसके लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य था लगभग 4.5% वृद्धि। ठीक है, लेकिन ये विकास दर को लगभग पूरा कर पाया, लगभग 4.27%। ठीक है, इसमें देखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस किस चीजों का निर्माण हुआ। तो आप देखते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट, इसे भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि सोवियत संघ की मदद से बनाया गया, उसका निर्माण होता है। इसे कहते हैं बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट। यह है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। और किस शहर में स्थित है, जिला दुर्ग है, शहर भिलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड की मदद से, इसकी मदद से, इंग्लैंड की मदद से शुरू किया गया। तीसरा है राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा, जिसको जर्मनी की मदद से शुरू किया गया। तो देखिए ये जो 1, 2 और ये 3 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये सिर्फ वन लाइनर में पूछता है कि भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से शुरू किया गया और किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना वो थी कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है कि हमारा देश देखिए कृषि प्रधान पहले से था, उसके साथ साथ हमें
कृषि के क्षेत्र में काफी कुछ करना था, तो उसमें गेहूं के उत्पादन में काफी सुधार किया गया और धीरे धीरे या इस क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ने लगा। और उस समय आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब क्षेत्र से काफी उत्पादन शुरू हो गया था। इसका जो लक्ष्य था वह 5.6% था, लेकिन कुछ कारणों से, ये जो कारण दिए गए हैं, इन्हीं कारणों से वृद्धि दर इस तक नहीं पहुंच पाई और वृद्धि 2.4% तक ये आके रुक गई। देखिए, इस पंचवर्षीय योजना के सफल होने का, ना सफल होने का कारण था कि 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, और उसके बाद दूसरा कारण था कि 1965 से 1966 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और एक भीषण सूखा पड़ा, जो कि 1965 के समय में भारत में भीषण सूखा पड़ा। ठीक है, और भी कुछ काम किए गए। देखिए, ये तो वो कारण थे जिन कारणों से ये योजना नहीं चल सकी। इसमें लगभग वो कुछ ही कार्य हुए कि देखिए, राज्य बिजली बोर्ड का निर्माण किया गया, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बच्चों के पढ़ने के लिए जो बोर्ड होते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उनका निर्माण किया गया। और लगभग यह इन कार्यों को तो कर सका, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सका, जिसके कारण से ये योजना असफल मानी जाती। आगे बढ़ते हैं। इसका कार्यकाल देखिए, जब इंडो चाइना वार खत्म हुई और इंडो पाकिस्तान वार खत्म हुई, उसके बाद एक योजना अवकाश शुरू किया गया, क्योंकि पिछली योजना शुरू नहीं हो पाई थी सही समय से, सही वक्त पे, तो इनको योजना अवकाश करना पड़ा। ये योजनाएं 3 वार्षिक हुई, इनको 3 खंडों में किया गया, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। ये 3 काल में बांधा गया। इसका जो उद्देश्य था वो कृषि और इसकी संबंध गतिविधियां और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता देनी थी। देखिए, क्योंकि एक योजना में कृषि को प्रधानता मिली, दूसरी योजना में औद्योगिक क्षेत्र को प्रधानता मिली थी, इसलिए इस बार इन्होंने दोनों को बराबर हिस्से का योगदान दिया। इसके बाद इसमें रुपए का उन्मूलन हुआ। इसकी जो मुख्य कारण थी इसको लाने का था कि युद्ध और संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना क्या थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में देखते हैं कि बाकी की तरह इसको भी आत्मनिर्भर बनाना था, और एक इसका भी मॉडल एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मॉडल पे काम किया, तो ये कहते हैं गाडगिल फार्मूला। ठीक है, तो गाडगिल फार्मूले पे इसने काम किया। इसका एक लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया, जिसे 5.7% इसका वृद्धि दर रखा गया, और इसकी वृद्धि दर भी नहीं पूरी हो पाई, और 5 साल के अंत में ये 3.3% ही इसकी वृद्धि दर रह गई। फिर भी कुछ कार्य किए गए, जो कार्य इस प्रकार थे कि 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि किन 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, तो ये हिस्सा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, उसके बाद इसी काल में हरित क्रांति आती है। हरित क्रांति का एक अगला चैप्टर है जिसे हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिस्कशन में। हरित क्रांति क्या है, इसमें गेहूं के पौने पौधों को विदेशों से लाया गया, फिर बोया गया, और उसके बाद इसकी जो उत्पादकता काफी अधिक थी, और देश में अनाज के ग्रोथ और उगने में काफी मदद मिली। आगे हम देखते हैं कि सूखा संभावित क्षेत्र, जिसे एपी कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना सन 1974 से 1978 के बीच में चलाई गई। देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जो पूछता है, ये पूछता है गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का जो उद्देश्य था वो किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है।
इसमें कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता लाने का उद्देश्य था। ठीक है, इसमें जो कार्य हुए वो 1975 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति अधिनियम लाया गया, जिसमें कई बिजली बोर्ड का निर्माण कराया गया और देश में कई बिजली संयंत्र बनाए गए जिससे देश को बिजली मिल सके। और देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे, उसका निर्माण कराया गया। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत कराई गई। देखिए एग्जाम में ये पूछता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, क्योंकि देखिए कई पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत कार्य हुआ है, लेकिन ये पूछता है कि किस में शुरू किया गया, तो आप कहेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और जो इसके लक्ष्य थे वृद्धि दर 4.4 थे, इसको इसने पूरा हासिल कर लिया और 4.8% की वृद्धि दर के साथ यह एक सफल योजना रही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद आता है रोलिंग प्लान। इसमें जनता पार्टी की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, इसमें कांग्रेस की सरकार नहीं रहती है और उसने एक नया रोलिंग प्लान शुरू किया और 1978 से 1980 के बीच में ये रोलिंग प्लान चला और 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस योजना को खारिज कर दिया। ठीक है, देखिए ये रोलिंग प्लान जो आया था जनता सरकार द्वारा, ये तो 5 वर्ष के लिए आया था। इसमें इन्होंने 3 खंडों में बांटा। पहला खंड था कि पहले जो साल चलेगा वो वार्षिक बजट के लिए रहेगा और दूसरा खंड जो रहेगा वो लगभग 1 साल, उसके बाद अगर वो सफल रहा तो 3 साल और सफल रहा तो आगे 5 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। और तीसरा इसमें था कि जितने भी अगर ये सारे सफल हुए तो इन चीज़ों को लगभग 10 साल, 15 साल या 20 साल तीनों में एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना आती है और वह जो पिछला चल रहा था रोलिंग प्लान, कौन सा प्लान, रोलिंग प्लान, उसको बंद कर देती है। ठीक है, यह जो काल था इसमें आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है कि खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है और जितने भी सरकारी राशन की दुकानें थी उनको बंद कर दिया जाता है और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निर्माण होता है इस योजना में। नाबार्ड, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी योजना में परिवार नियोजन पहली बार काम में आता है, काफी अग्रेसिव हो जाता है, इसके काफी रोल होते हैं और इसका एक वृद्धि दर था 5.2%, जिसको ये प्राप्त करती है 5.7% के साथ और ये एक सफल योजना कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी को उपयोग के माध्यम से औद्योगिकरण उत्पादकता का स्तर में सुधार करना था। ठीक है, इसका मतलब मेनली ये है कि इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से, किसके, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका बढ़ावा देना था। इस टाइम में क्या हुआ कि आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होती है, खाद्यान्न उत्पादों में वृद्धि होती है, सामाजिक न्याय में वृद्धि होती है और इसका लक्ष्य जो 5% था वो बढ़कर 0.01% के साथ यह एक सफल योजना मानी जाती है और इसमें प्रति व्यक्ति आय की भी वृद्धि 3.7% देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। तो देखिए 1992 से 1997 तक यह योजना चलती है। इसमें जो मेन आप देखेंगे एग्जाम में अक्सर पूछता है एलपीजी रिफॉर्म क्या थी। ठीक है, इसमें जो है आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो भारत में ये शब्द पहली बार आए थे, ये इसी योजना के हिस्से थे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये जो योजना है वो 1992 में क्यों शुरू हुई। इससे पहले जो था एक वार्षिक योजना का अवकाश था, जैसे कि पिछली योजना के बीच में
आर्थिक स्थिति जो बदल गई थी 1990 के बाद 1992 तक देश में आर्थिक संकट आया था। ठीक है, इसी आर्थिक संकट की वजह से पंचवर्षीय योजना को इन 2 सालों के लिए भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब देखेंगे कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो भारत में काफी गिर गया था। इसी गिरने के साथ ही हमारे देश के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, जिन्होंने उस समय के रह रहे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सलाह पर ये एलपीजी लाया। ठीक है, इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरुआत हुई और 1 जनवरी 1985 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। ये देखिए, एक समय था जब देश में विदेशी मुद्रा की कमी थी और उसी समय उसी काल में विश्व व्यापार संगठन का देश सदस्य हो जाते हैं। और इसी योजना के तहत जो लक्ष्य 5.6% रखा गया था, ये 5 सालों में अपना विकास करके 6.8% के साथ यह एक सफल योजना बनती है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी मैंने 1 से लेकर 8 योजना पढ़ाई हैं, इनसे लगभग सारे क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में इन्हीं योजना से बनते हैं। आगे की योजनाएं जितनी हैं उन योजनाओं को लगभग सिर्फ आप डेट वाइज याद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें उसके बाद से लगभग क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ उनकी डेट बता रहा हूं। देखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेके 2002 तक, 10वीं 2002 से 2007 तक, 11वीं 2007 से 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चलती है। उसके बाद से हमारे देश में नीति आयोग का गठन होता है। ठीक है, जो हमारे देश के इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इसका निर्माण करते हैं और इसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे नीति आयोग के बारे में। ठीक है, आप जो पंचवर्षीय योजना में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।